नमस्कार, सर्च मीडिया स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। दक्षिण मुखी प्राचीन बड़ पीपल हनुमान मंदिर कलारा के शिखर पर मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। प्रमुख यज्ञ आचार्य पंडित मनोज समाधिया की विशेष उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। 3 दिवसीय इस विशेष महोत्सव का शुभारंभ 23 मई को हुआ था। मंगलवार को विधिवत पूजा अर्चना की गई। शिखर कलश को पवित्र कर विशेष विधि विधान लगभग 2 घंटे तक चलाएगा और बुधवार को 2 बजे गाजे बाजे और जय घोष के साथ मंदिर के शिखर पर चमचमाता कलश स्थापित किया गया। इसके बाद हवन पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया। हनुमान मंदिर कलारा में 3 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। 3 दिन से जो है मंदिर पे कलश आरोहण का कार्यक्रम चल रहा था। आज जिसका समापन था, सभी क्षेत्र के आसपास के सभी ग्रामवासियों ने यहाँ आकर प्रसाद दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। पीपल वाले हनुमान जी के इस पवित्र प्रांगण में मंदिर में कलश आरोहण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। समिति द्वारा बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है और आसपास के ग्रामों से यहाँ पर श्रद्धालु वृंद आए और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ में हर स्थान पे इस बात को कहता भी हूँ कि सब तरफ धर्म की गंगा बह रही है। अब विभिन्न स्थानों पे सनातनी एकत्र हो रहे हैं, कई यज्ञ हो रहे हैं, कई भागवत हो रही है, कई राम कथा हो रही है और ये आयोजन वास्तव में समाज का एकत्रीकरण करते हैं। गरीब अमीर विभिन्न जाति बिरादरी के लोग एक स्थान पे एकत्र होकर प्रभु का स्मरण करते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। यही वास्तव में संगठन भी है और धर्म भी है। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा जनपद के वन ग्रामों में आज भी बेगा आदिवासी के लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सपना नहीं हुई हैं। जरूरत के समय भी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन भोले भाले बेगा आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां पर मधुमक्खियों के काटने से घायल हुए 2 वर्षीय बच्चे को उसकी मां लेकर पहुंची। फुलबती टेका। कहाँ रहते हैं? कुकड़ा। ये क्या हुआ था छोटे बच्चे के साथ? छोटा का बच्चा को मधुमक्खी चाबा। कल कितने समय? कल 4 बजे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस से फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगा। लगाने के बाद में फिर सुबह लगाए तो बोले कि नहीं अभी आ रहे हैं। बोले आने के बाद में फिर हमको बोले यहाँ अभी आ जाएंगे, आधे घंटे के बाद रुको। बोले तो रुके, आधे घंटे के बाद में नहीं आए तो हम पैदल आए। पैदल आ रहे थे? हाँ, पैदल आने के बाद कहाँ से पैदल आ रहे थे? हम कुकड़ा से पैदल आए। कुकड़ा से पैदल आने के बाद में चीनी में भैया मिला तो उसको बोले कि आप जाते हो भैया तो हमको ली जाला। तो उस भैया हमको बैठा के ला लिया। किसमें बिठा के लाए? भैया का नाम नहीं जानता मैं। मोटरसाइकिल में आओ ना? हाँ, मोटरसाइकिल। अच्छा, कितने समय आपने लगाए थे मतलब 108 को? 108 को हम एक 4 बजे लगाए और एक सुबह 6 बजे। फिर भी नहीं है? अभी तक नहीं पहुँचे? नहीं। ठीक। ये बच्चे का क्या नाम है? संतलाल। और उसके पिता का क्या नाम है? इसका पिता का नाम है लिखन सिंह टेका। ये वही बच्चे हैं ना जो हाँ। 4 भाई बहन हैं जो? हाँ हाँ। जिनकी माता नहीं है, अभी बीच में हाँ। पिछले साल जिनकी डेथ हो गई। हाँ। कहाँ के रहने वाले? चीनी निवासी। क्या हुआ था भैया? हाँ, ये आ रहे थे, बताए कुकड़ा से पैदल आ रहे हैं। कल हमारे बच्चे को मधुमक्खी ने चावा है। बताने लगे, हम एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए, बोले शाम को तो नहीं लगा। फिर सुबह लगा, सुबह बोले कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं। तो हम जाग रहे थे बोले। फिर देखने लगे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी तो फिर लेके आ रहे थे। कुकड़े से 5 किलोमीटर चीनी पड़ता है, पैदल लेके चीनी तक आए थे। तो मैं भी इधर परसवाड़ा आने के लिए निकला था तो वो रास्ते में दिखे तो मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो बच्चे को? तो बताने लगे कि मधुमक्खी ने चाप दिया है, बहुत फूल भी गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है इसकी। तो मैंने कहा चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल, लेके लिखता है। कितने समय पहुँचे थे आप? अभी समय में तो ध्यान नहीं दिया, लगभग आधा घंटा का होगा। सर अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक कुंडे, मेडिकल ऑफिसर CHC परसवाड़ा। सर, आज जो बच्चा अभी आया है जी के वार्ड में, जी, कैसी हालत है सर उसकी? अभी तो फिलहाल वाइटल से स्टेबल है उसके। और लेकिन चूँकि मधुमक्खी काटने का केस है और 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है जी, लाने में देरी भी हो गई है थोड़ी सी,
लेकिन यहाँ आते ही हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू करवा दिया है। जितने भी उसमें कांटे जो रहते हैं मधुमक्खी के वो भी निकलवा दिए हैं। और उसके बाद में लेकिन ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आगे ज़रूरत पड़े बच्चे को, उसको ध्यान में रख के आगे हम इलाज करें। और बाकी अभी तो फिलहाल अच्छी कंडीशन है बच्चे की। ऑक्सीजन भी लगा दिया है हमने थोड़ा सा, ताकि आसानी मिले ट्रीटमेंट में। देवास के साईं भक्तों द्वारा देवास कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि शिरडी के साईं बाबा के प्रति जो आस्था और अनन्य श्रद्धा है, कुछ कथित व्यक्तियों द्वारा साईं बाबा के खिलाफ भ्रमित आधारहीन मैसेज और वीडियो आदि को सोशल मीडिया पर डालकर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे समस्त साईं बाबा के भक्त गणों की आस्था को ठेस पहुंचने की कोशिश की गई है। उनसे निवेदन है कि उक्त व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही और कानूनी कार्यवाही करते हुए साईं भक्तों के विश्वास को बनाए रखने में उचित कार्यवाही करें। अगर यह भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं रोका गया तो समस्त साईं भक्तों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया और क्या ज्ञापन का माध्यम था? हम आज शिरडी साईं भक्त मंडल की ओर से वो सभी भक्त आज बाबा शिरडी के साईं बाबा में हमारी आस्था है, जो लोग उन गलत टिप्पणी और वीडियो डाल रहे हैं उनके लिए हम रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन दिया है हमने, जिसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है साईं भक्तों को, जिससे हमारी आस्था पे ठेस पहुँचती है। ऐसे वीडियो को रोका जाए जो गलत बाबा का प्रचार करता है। क्या आश्वासन मिला आपको? क्या आश्वासन मिला है आपको? रोक लगाएंगे, प्रशासन ने दिए हमको आश्वासन। आपका नाम? राजशेखर तुगले। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवास टोंगकला के बीच कलमा क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया है। टायर फटने से अनियंत्रित हुआ मिनी ट्रक एक अन्य मिनी ट्रक से भिड़ गया, जिससे एक ही वाहन में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों घायलों को देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद चारों को इंदौर रेफर कर दिया गया। सभी घायल देवास के इटावा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार देवास के कुछ लोग सुबह ईंट लादने के लिए शाहजहाँपुर के समीप नैनावत क्षेत्र में गए थे। वहां से मिनी ट्रक से लौटते समय कलमा क्षेत्र में इनके वाहन का टायर अचानक फट गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर एक अन्य मिनी ट्रक से टकरा गया। गाड़ी भर के आ रही थी। कौन सी गाड़ी थी? रेत की? रेत ईंट की। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ अपना? नहीं मालूम। क्या क्या नाम है तुम्हारे? और इसका क्या नाम है? सुनील लल्लू। और तीसरे का? कमल। और चौथे का? तीन ही थे। चौथे का क्या नाम है? सुनील। सुनील? सुनील। सुदीप? सुमित। ईंट की गाड़ी थी ना अपनी? कहाँ से ला रहे थे? नेमावर से? हरनावत? ये कलमा पास हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ? ये तो ऐसा टूट गई। ऐसा टूट गई आपस में? तो कितने लोग घायल थे इसमें? इसमें 4 से 5 लोग घायल। नाम पता है इनके? भी नाम पता तो मालूम नहीं, सब बेहोशी की हालत। सब बेहोशी की हालत में? अच्छा, इसमें बता रहे हैं कि ईंट से भरी गाड़ी थी? एक ईंट की थी और एक खाली गाड़ी। एक खाली गाड़ी थी। तो क्या आपस में भिड़ गई? तो जो ईंट की गाड़ी में 4 लोग थे ना? ये 4 लोग। और जो एक और आइसर थी उसमें कितने लोग थे? उसका तो अपन 5 पेशेंट मिले अपने को। एक ही गाड़ी में थे क्या ये? एक ही गाड़ी में। ईंट वाली में? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज। अच्छा, आप आइसर पे हो? नहीं, अपन 108 इमरजेंसी। अरे AMT हो ना आप? जी। तलैया थाना इलाके में शुक्रवार को एक वकील दीपेश शर्मा पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वकीलों ने चक्का जाम और राहगीरों के साथ मारपीट भी कर दी। पुलिस ने आनन फानन में गुरुवार को सुबह ही वकीलों के कोर्ट पहुंचने से पहले अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। रॉन्ग साइड से गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद में 2 बदमाशों ने एक वकील पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी साजिद और असीम नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
बेसिकली वकील साहब इकबाल मैदान से सीधे जाए थे पूर्वी गेट के पास। एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ था। विवाद के दौरान बहुत सारे लोग आ गए थे। उसी दौरान अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं मिस्टर साजिद उर्फ मुन्नू और मोहम्मद आसिम, ये लोग भी वहीं पर देखने के लिए गए हुए थे और उनके द्वारा गाड़ियों को हटाने के लिए और अपनी तीरंदाजी बताने के लिए कि हम इस मोहल्ले के हैं, आप यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हो, और इस पर से इनका आपस में विवाद हुआ। एक दूसरे का नाम गाँव पूछने लगे। उस पर से साजिद के द्वारा तमाचा मारा गया और उसी समय पर उसके द्वारा छुरी भी मार दी गई। आसिम के द्वारा भी उसको मारा गया और उसके बाद ये दोनों लोग चले गए थे। वीडियो फुटेज में स्पष्ट इन लोगों के चेहरे आए हुए थे। पता रसी की गई थी जिस पर से दोनों के द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है, जिस पर से इनको गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। कहाँ इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? जो आसिम हैं ये बेसिकली गली नंबर 3 बापना कॉलोनी काजी कैंप का रहने वाला है, जो भोपाल टाकीज़ के पास पर फर्नीचर की दुकानों में काम करता है और इसकी जो बैठक है वो बदमाशों के बीच में है। साजिद जो है पूर्व आतन अपराधी है, सूखा नशा भी करता है, कल भी नशे की हालत में था ये, और ये छुरीबाज है, आतन छुरीबाज है। इसके पहले भी मेडिकल स्टोर में इसके द्वारा वारदात की गई थी। इसके पहले छुरी के साथ में टीला पकड़ा भी गया था। इसके पहले तलैया में भी एक अपराध है और कल दिनांक को भी एक गंभीर अपराध में ये गिरफ्तार हुआ है। आतन अपराधी है, नशे का आदी है और इनकी जो शोहरत है वो अपराधियों के बीच की है। इस कारण से विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और आगे भी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसमें क्या ये जिसकी पुरानी या अचानक ही सब घटना कर हुआ? नहीं, बिल्कुल पूर्व से जानकारी नहीं थी। वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई है, भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चूँकि आतन अपराधी है, तू मैं हुई है और उस पर से इतनी गंभीर घटना कारित कर दी गई है। जगतपुर उमरिया ग्राम के समीप NH 43 में चलते ट्रक पर लगी अज्ञात कारणों से आग। धू कर जल उठा ट्रक बुधवार को बड़वारा थाना इलाके के जगतपुर उमरिया ग्राम के समीप NH 43 में कटनी की तरफ से उमरिया की तरफ जा रहा था। एक ट्रक पर अज्ञात कारणों से भीषण आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद वाहन चालक ट्रक को सड़क पर ही खड़ा कर वाहन से भागते हुए अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा था। इसी दौरान अचानक आग टायर के पास से लगना शुरू हो गई। आज शाम 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 43 में एक ट्रक में आग लगी हुई है। जैसे स्टाफ ने मौके पर जाकर देखा तो एक ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लगी हुई थी, जिसे फायर ब्रिगेड द्वारा उसको बुझाया गया। ट्रक में आटा लोड था और ये विदिशा से छत्तीसगढ़ जा रहा था। गुना में राधोगढ़ विधानसभा अंतर्गत मकसूदनगढ़ तहसील में बुधवार को स्टेट न्यूज़ ब्यूरो राहुल चौरसिया अपने पत्रकार साथी के साथ मकसूदनगढ़ तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एक अद्भुत नज़ारा देखा। तहसीलदार निशा भारद्वाज की गैर हाजिरी में तहसील डेस्क में दिन में 1 बजे व्यक्ति सोता मिला। जब स्टेट न्यूज़ ब्यूरो ने तहसील परिसर के कर्मचारी से इस विषय में बात की तो उसने उक्त कर्मचारी को उठाने को कहा, जबकि तहसील परिसर में आम व्यक्तियों सहित वकीलों का भी आगमन चल रहा था। वहीं तहसील परिसर में मकसूदनगढ़ निवासी भगवती बाई कुशवाहा उम्र 90 वर्ष अपने परिवार के साथ तहसील परिसर में न्याय की गुहार लगाने खड़ी थी। जब स्टेट न्यूज़ टीम ने भगवती बाई से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 90 वर्ष से अपनी ज़मीन पर अपने परिवार के साथ रह रही है। नाम है आपका? तो यही रहते हैं आप? यही रहते हैं। क्या परेशानी है या क्या समस्या है? परेशानी ये सारी जमीन कोई दूसरे कब्जा कर लो, रोक बात मत कर, पहले बात तो सही कर ले। कितने बीघा जमीन है ये? हाँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप हम जो चाह रहे हैं कि वो जमीन मतलब चाहती है, वो लेना कब्जा लेना चाहती है तो वो कोर्ट से ले ले। मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक BP सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक तरफ टर्फ लाइन बन रही है जो कि चक्रवात पैदा कर रही है। अगले 2-3 दिन बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल के आसपास बादल छाए रहेंगे। तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा। प्रदेश में कहीं कहीं बारिश भी दर्ज की जा सकती है।
तो जैसा कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय ईरान के ऊपर और इसके चलते इन क्षेत्रों से जो अरब सागर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं आ रही दक्षिण पूर्वी प्रदेश में लगातार नमी ला रही है। साथ में एक सिस्टम यहाँ पे बिहार के ऊपर भी है चक्रवाती घेरा, उसके चलते हुए कुछ नमी यहाँ बंगाल की खाड़ी से प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है आप देख सकते हैं जो भी प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी भी चालू हो गई है। मॉइस्चर दोनों तरफ से आ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पूरे प्रदेश में, इसलिए रेनफॉल एक्टिविटी पिछले 2-3 दिनों से बढ़ी हुई है। आगे भी अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ईस्ट और वेस्ट एमपी में गरज चमक के साथ तेज़ हवा के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी टेम्परेचर आज थोड़ा सा राइज होने की 40-41 के आसपास रहने की संभावना है और शाम के समय गरज चमक की स्थिति बन सकती है जिससे तेज हवा के साथ हल्की वर्षा भी होने की संभावना है। भूमाफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण पीड़ित कई वर्षों से भटक रहा है अपनी ही भूमि के मालिकाना हक के लिए। गौरतलब है कि प्रशासनिक अधिकारी की बड़ी लापरवाही के कारण एक पीड़ित परिवार कई वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। बैरागढ़ चीचली स्थित लगभग 11 एकड़ की जमीन जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और पीड़ित परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है। भूमि स्वामी जयराम रत्न सदाराम पुत्र आसाराम के नाम पर नामांकित भूमि का एक बड़ा मामला भोपाल में सामने आया है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या था ये पूरा मामला और एक लंबे समय तक संघर्ष किया एक परिवार ने अपने ही हक की लड़ाई के लिए, क्या था पूरा मामला? ये इनकी 42 एकड़ 3 डेसिमल भूमि एक परिवार की भूमि थी जिसका विभाजन जब हुआ 3 भाई, एक मतलब 2 भाई थे, 2 भाई की 3 औलादें थी, एक भाई की 2 औलादें। इनका विभाजन 1979 में हो चुका। पारिवारिक बंटवारा होने के उपरांत 10 एकड़ 64 डेसिमल भूमि इनकी सीलिंग में चली गई, जिसको अपन ये बोल लें कि जयराम राम रतन सदाराम इनकी ज़मीन सीलिंग में चली गई और बंसी हरचंद और बंसी की ज़मीन नहीं गई। हरचंद बंसी पुत्र रामलाल, इसी तरह जयराम राम रतन सदाराम इनका जो है बंदियत आशाराम की ज़मीन सीलिंग में चली। सीलिंग में जाने के बाद सीलिंग वालों ने इस हमारी तरफ से यानी किसानों की जानिब से एक अपील सिविल न्यायालय में लगाई और डिग्री पारित हुई 5/5/2005 को 12 एकड़ 86 डेसिमल भूमि की डिग्री पारित कि ये इसके स्वामी। उस डिग्री के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन हाई कोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश शासन हार गया। उसके बाद उसने रिवीजन लगाई, वो भी हार गया। फिर उसके बाद वो गया सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कलेक्टेड आया केस के इनके नाम नामांकन कर दिया गया। अब वो नामांकन पड़ा रहा। आप तो जानते हैं शासकीय कार्यों में होती रही। कलेक्टर ने आदेश ये दिया कि साहब इनके नाम 10 एकड़ 64 डेसिमल चढ़ा दिया है, क्योंकि ये सीलिंग में थी। बाकी जो खाते की ज़मीन है वो इनकी है। जो बाकी खाते की ज़मीन हमने 10 एकड़ 64 डेसिमल जो है इनकी अधिकृत की थी, बाकी हमने ज़मीन नहीं करी क्योंकि हमारी जितनी पात्रता थी उतनी हिसाब से। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे पीड़ित जो लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ में। भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार एक गरीब परिवार को जिसकी पुश्तैनी ज़मीन है, इसके उपरांत भी वो लगातार अपनी ही ज़मीन के लिए एक लंबे संघर्ष के साथ में आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उस पर इनको सहयोग दिया गया, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वहाँ पर कुछ कार्रवाई चालू हो सकी है। आइए हम पूरे मामले को जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक करी है। आपका नाम बताइए। परवर सिंह यादव। क्या था पूरा मामला? आप एक लंबे संघर्ष के साथ में आज अधिकारियों के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। सर, अधिकारियों के द्वारा कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
बिल्कुल भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं 2013 से आज 2022 तक कितने आवेदन दे चुका हूँ। अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है जो आपके पास में मौजूद भी है जी, और वहाँ घरों पर भी एक नोटिस ट्रांसफर किया ये गया है। क्या है उसमें? तहसीलदार साहब ने बेसिक फार्मूले के लिए थाना प्रभारी में एक स्थगन आदेश दिया है। ये आदेश रखा हुआ है, पर इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। इसके प्रॉपर काम चल रहा है ज़मीन पे। ये क्या था पूरा मामला, थोड़ा डिटेल में ये हमारे ये वकील साहब बताएंगे। हमारे तरफ से हमने वकील साहब को करा है, उनसे आप पूरी जानकारी ले लीजिए। एक बार फिर से धर्मांतरण के मामले को लेकर ईसाई समाज खुलकर सामने आया है। भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां पर ईसाई समाज के धर्म गुरुओं ने झूठे धर्मांतरण के मामलों को लेकर एक बार पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पास्टर सेम कॉन्फ्रेंस पास्टर डेविड पगारे का कहना है कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे लगातार ईसाई समाज के लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि ईसाई समाज के धर्म प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट का उद्देश्य समाज के लोगों से प्रेम करना था और उसी उद्देश्य के साथ हम ईसाई धर्मावलंबी भी प्रेम की भावना के साथ रहते हैं। जी महोदय, आपका परिचय? मैं सैमुअल फ्रांसिस हूँ, भोपाल में बात रही हूँ। किस मामले को लेके आज प्रेस पत्रकार वार्ता रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? मसीह समाज के ऊपर में आरोप लगाया जाता है और लगाया जा रहा है कि समाज जो है धर्मांतरण के कार्य में संलग्न है, जिसको हम इस बात को बताने आए हैं कि धर्मांतरण कोई नहीं कर सकता किसी भी रीति से। ये उस व्यक्ति का स्वयं का विश्वास होता है उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर पर कि वो उसको किस रीति से आराधना और उपासना करे और उसकी जो ज़रूरतें हैं मानव के रीति से वो उससे मांगे और उसके लिए वो आशीष का ईश्वर उसके लिए आशीष का कारण बने। मतलब लगातार देखा जा रहा है कि ईसाई धर्म पे लगातार आरोप लगते हैं और बीते कई वर्षों से लगे जा रहे हैं। क्या मुख्य कारण है इसके पीछे? मेरे विचार से कई बार हमारे भाई लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रवचन जब चलते हैं तब उसको वो अंगीकार कर लेते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रवचन अपने देश में कोई भी दे सकता है, स्वतंत्र है। हमारा सेक्युलर नेशन है। अपन लोगों को परमेश्वर के पिता के पास में अपन लोग ला सकते हैं, उनको बता सकते हैं। प्रार्थना सभा के दौरान अन्य धर्म के देवी देवताओं के प्रति एक द्वेष भावना दिखाई जाती है, ऐसा क्यों? बेटा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी दूसरे के विरुद्ध में कभी नहीं बोला और उसके चेलों को कभी इस बात को नहीं सिखाया। इसीलिए मैं पूर्ण रीति से जोड़ दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को इस संदर्भ में हमको कभी भी हमारे भाई बहनों के विरुद्ध में नहीं बोलना। इछावर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इछावर रेंजर राजकुमार शिवहरे के निर्देशन पर खेरी सब रेंज के डिप्टी रेंजर चंद्र सिंह भिलाला के द्वारा सागौन की बेशकीमती सिल्ली लकड़ी सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिससे 21 सागौन की सिल्ली चरपट जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये और गाड़ी की कीमत 30,000 रुपये बताई गई है। लेकिन खास बात तो यह है कि लकड़ी चोरों के द्वारा किसी सरकारी विभाग का नाम या पुलिस लिखी हुई गाड़ी का उपयोग करते हैं, जैसे कि इस गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।